आज बात करेंगे हम पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में, क्योंकि ये सेक्टर एक चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी लोग डिफेंस सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंपनी की करंट सिचुएशन को जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इस स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं और जो लोग एक नई फ्रेश एंट्री बना सकते हैं, वो आगे अपनी रणनीति को इस स्टॉक के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, आने वाले कितने समय के लिए तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की काम को समझ लेते हैं। कंपनी डिफेंस के लिए रॉकेट, मिसाइल, स्पेस रिसर्च, नेवल सिस्टम और इलेक्ट्रिक वेलफेयर, आर्मी व्हीकल्स और ईएमपी सॉल्यूशन, ये जितनी भी कैटेगरी मैंने आपको बताई, इन सभी कैटेगरी की काफ़ी सारी प्रोडक्ट रेंज है इनकी। इसमें ये काम करती है डिफेंस के लिए और स्पेस के लिए। तो यहाँ कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि कंपनी के पास पूरे 40 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ कंपनी की 4 सब्सिडरी कंपनीज हैं। पिछले कुछ महीनों में इनको कुछ ऑर्डर्स मिले हैं और साथ ही साथ इन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स और एमओयू साइन किए हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको आगे की वीडियो में दूंगी। लेकिन उससे पहले हम कंपनी की करंट सिचुएशन को जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है ना, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है, अगर उसको वर्टिकली देखा जाए तो ये दो तरीके के प्रोडक्ट हैं इनके पास। एक ऑप्टिक्स से रिलेटेड और इंजीनियरिंग, ये 2 तरीके के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है वर्टिकली अगर देखें तो। अब देखो, ध्यान से सुनना, कंपनी के मुताबिक कंपनी की जो फाइनेंशियल ईयर 24 में मार्जिन्स रहेंगे ना, वो 30 से 40% तक रहेंगे। अब कंपनी का Q1 का रिजल्ट देखें ना, तो Q1 में इनके जो रेवेन्यू है वो 18% से इंक्रीज हुआ है, जबकि इनके जो मार्जिन्स है ना, वो पिछले 5 क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम रहे हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है कि 18% से रेवेन्यू इंक्रीज होने के बावजूद इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 15% से डिक्लाइन हुआ है। इसकी वजह यही है कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो कम हो गए। इसका रीज़न आगे वीडियो में भी बताऊंगी कि कंपनी ने क्या कहा है इस पर। इसके साथ ही कंपनी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि कंपनी जिस तरीके का काम करती है ना, तो उसको हम क्वार्टरली बेसिस पे जज नहीं कर सकते, उसको हम ईयरली बेसिस पर ही देख सकते हैं। इनका कहना है जैसे कि इनके जो मार्जिन्स है फाइनेंशियल ईयर 24 में वो 30 से 40% तक रहेंगे। तो इनका क्लियर इंडिकेशन ये है हमारे लिए कि कंपनी का अगर किसी एक क्वार्टर में मार्जिन कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल जो ईयरली बेसिस पर हमारा मार्जिन कम रहेगा। हमें कंपनी को है ना, अब क्वार्टरली बेसिस पर नहीं, इसे ईयरली बेसिस पर रिव्यू करना होगा। कंपनी का सीधा सीधा मतलब ये है, ठीक है। अब कंपनी का ये भी कहना है, क्योंकि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ सकती है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। पहले ये 2x थी, अब ये 3x हो गई है। तो कंपनी के मुताबिक ये जो ओवरऑल जो इन्होंने मार्जिन्स दिए हैं वो हमें ईयरली बेसिस पर देखने होंगे। तो ये बात हमें समझ कर चलनी पड़ेगी यहाँ पर। देखो, कंपनी के मैनेजमेंट के मुताबिक मैनेजमेंट पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि इनके जो मार्जिन्स हैं उनको सस्टेन करने की। हालांकि Q1 में इनके कम रहे हैं, तो उसका रीज़न इन्होंने ये दिया है कि कंपनी इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, मतलब इन्होंने अपनी मैन पावर पर इन्वेस्टमेंट की है, जो कि फ्यूचर में इनको फ्यूचर की ग्रोथ में काम आएगी। तो यहाँ Q1 के जो मार्जिन्स थे ना इनके, वो 22% पर स्टैंड करते हैं इस समय। लेकिन पिछले 5 क्वार्टर से 5-6 क्वार्टर से ना इनके जो मार्जिन्स हैं वो 27% पर स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए ये है कि यहाँ पर इनके जो मार्जिन्स हो या कुछ भी चीज़ हो, उसे हम ईयरली बेसिस पर रिव्यू करना है। अब कंपनी के अगर यहीं हम ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी की 650 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अभी ऑर्डर बुक चल रही है और ये इससे ज़्यादा की भी हो सकती है और आने वाले टाइम में ना ये बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है, ऐसा मैनेजमेंट ने एंटिसिपेट किया है। तो यहाँ अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें ना, तो कंपनी का कहना है कि कंपनी एक्सपोर्ट पर बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दिया है कंपनी ने कि अभी ये एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी ये डोमेस्टिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हीं में कंपनी बिजी है। लेकिन हालांकि इनका ये भी कहना है कि जैसे इजराइल के साथ इनका जो जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वहाँ से भी कुछ एक्सपोर्ट बिजनेस इनके लिए जनरेट होगा। तो यहाँ हम सोच सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट है आने वाले वक्त में, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना, तो उसके लिए ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने भी, मैं आपको जानकारी दूंगी कि कुछ एग्रीमेंट्स एमओयू साइन किए हैं कंपनी ने, तो वो कंपनी की आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में काफ़ी हद तक
हेल्पफुल रहेगा। साथ ही इनका ये भी कहना है कि 25 से 30% 35% तक जो बिजनेस है इनका इसरो से आता है। उसका रीज़न ये है कि ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल सिस्टम जो है एक यही कंपनी है जो बनाती है और एक इसरो बनाती है। मतलब इंडिया में 2 ही कंपनी है ये जो बनाती है, इसी वजह से इनका जो मैक्सिमम बिजनेस है वो इनका इसरो से आता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, चंद्रयान में ना इन्होंने नेविगेशन जो सिस्टम है ना वो इन्होंने सप्लाई किया है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी की इम्पोर्टेंस तो बढ़ी गई है, जाहिर सी बात है। चंद्रयान में जिस कंपनी का रोल रहा है वहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, हमें समझकर चलना पड़ेगा। कंपनी की अगर करंट ऑर्डर बुक की बात करें ना, अभी अगस्त और सितंबर में कोई ऑर्डर नहीं मिला। अगर जुलाई की बात करें तो इन्हें एक ऑर्डर मिला था 42.4 करोड़ रुपीज़ का इफ्को से एग्री ड्रोन सप्लाई करने का 400 यूनिट्स। तो यहाँ ये जो ऑर्डर की डिलीवरी है इन्हें 2024 तक मार्च तक करनी है। इसके बाद एक और ऑर्डर जो मिला है इन्हें पूरे 53 करोड़ रुपीज़ का मिला है, वो मिला है इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, DRDO से। तो उसकी डिलीवरी भी इन्हें पार्शियल डिलीवरी जो है ये 24 तक कर देंगे, मार्च तक। और जो पार्शियल डिलीवरी है वो 25 मतलब 2025 के मिड में कर देंगे, मतलब 24 से 25 के मिड में, ठीक है। इसके बाद एक ऑर्डर है जो करंट में नहीं है, इस साल का नहीं है, मार्च का ऑर्डर है इनका, ठीक है। वो ऑर्डर बहुत बड़ा है। इसके बाद ना कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ये जो ऑर्डर इनको मिला है ना वो एवियोनिक सूट्स के बनाने के लिए मिला है 2 एयरक्राफ्ट के लिए, और ये मिला है इनको नेशनल डिफेंस लेबोरेटरी से, बेंगलोर से। तो ये जो सूट्स होते हैं ना एवियोनिक सूट्स, इसमें जो इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, नेविगेशन सिस्टम होते हैं, इक्विपमेंट्स लगे होते हैं और जो कंट्रोलिंग कीज़ लगी होती हैं, उसी सभी सिस्टमेटिकली होगा ये सूट। तो यहाँ पर ये पूरे 63 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू का है। तो यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑर्डर जो बुक है कुछ पहले के पाइपलाइन में भी है इनके ऑर्डर जो आने वाले हैं, और कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो पहले के चल रहे हैं। तो यहाँ इस तरीके से कंपनी अभी काम कर रही है। देखो अब कंपनी ने जो MOU और एग्रीमेंट अभी जो साइन किए हैं ना वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, आप खुद पढ़ लेना, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि देखो 9 से 10 मिनट का तो वीडियो होता है, उसमें भी अगर मैं ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी जो इजीली समझी जा सकती है ना, तो इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इसकी वैल्यू आपको समझा देती हूँ कि इसकी वैल्यू क्यों है। जो जॉइंट वेंचर और जो एग्रीमेंट इन्होंने किए हैं उसकी वजह से क्या है, इनका एक तो जो इसराइल की कंपनी के साथ जो जॉइंट वेंचर हुआ है ना उसका ये बेनिफिट है, आगे इनके लिए एक्सप्लोर कर पाएंगे एक्सपोर्ट के मार्केट में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, तो वहाँ से इनकम इनकी जनरेट होगी, ठीक है। दूसरी बात बाकी जो इन्होंने की है ना वहाँ पर ये है कि जो जॉइंट वेंचर इन्होंने किए हैं, जो एग्रीमेंट किए हैं, उनकी वैल्यू इसलिए बढ़ रही है कि आने वाले टाइम में जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर ये कंपनी अपने आप को साबित कर पाएगी। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा। हालांकि इस स्टॉक के बारे में आपको बता दूं कि जिस तरीके से बाकी डिफेंस स्टॉक ने एक बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है ना, इस स्टॉक ने अभी नहीं दिखाई है कंपैरेटिवली उनके कंपैरिजन में। तो यहाँ अब मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो एग्रीमेंट और MOU इन्होंने साइन किया ना वहाँ कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी ज़्यादा हद तक अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा इस कंपनी को, और अपने आप को साबित करने का। तो ये आने वाले फ्यूचर में इसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो इस कंपनी में मेरी पर्सनल कोई इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ मैं सीरियसली इंटरेस्टेड हूँ इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन मैं इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट तभी करूँगी जब मार्केट काफ़ी नेगेटिव होगी और ये स्टॉक काफ़ी नीचे होगा। अगर किसी दिन और मतलब ज़्यादा नीचे के लेवल्स दिखा दिए ना, उसी दिन मैं इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना लूँगी। तो आपको यहाँ समझना है कि मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए हैं, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है और आगे क्या हो सकती है। मैंने एक नज़रिया बना दिया है आपका। तो आपको यहाँ ये देखना है, आपको अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। अगर कोई फ्रेश एंड जो लोग पहले से बने हुए हैं ना उनको तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक अच्छे प्राइस पर खरीदा होगा इसको जब खरीदा होगा। लेकिन अगर जो लोग फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि अब ये वीडियो देख लिया आपने, कुछ फैक्ट्स पता चल गए कि हाँ यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, कुछ अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं तो आप कूद पड़ो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं ये कहूँगी कि आप अपॉर्चुनिटी को तलाशने की कोशिश करो एक सही रेट पर, क्योंकि अगर हम सही रेट पर किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि हमें कभी लॉस देखने को नहीं मिलता उसमें। तो ये सबसे बड़ी बात है। जैसे ही अभी अगर हम पिछले 2 या 3 दिन की बात करें ना तो मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव दिखाया है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ
इसीलिए कहती हूँ कि मार्केट हमें मौका देती है कि जब हम किसी स्टॉक की रेंज को पकड़कर उसे कोशिश करते हैं ना पकड़ने की, जिस प्राइस पर मार्केट हमें मौका देती है, तो गलत प्राइस पर किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि अब ये मुझे सही प्राइस पे नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दो, आप वहाँ पे एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलत प्राइस पे अपने पोर्टफोलियो में किसी भी स्टॉक को ऐड नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसको नजर रखो उस पर, मार्केट कभी नेगेटिव हो रही है, उस स्टॉक की कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आ रही है जिससे बहुत अच्छी तरीके मतलब कम टाइम में रिकवरी भी हो जाएगी स्टॉक की, तो आप उसे अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करो। तो यहाँ मेरा ये मानना है कि जो लोग फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं एक लंबे समय के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उसके बाद आप जज कर सकते हो। देखो 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न की कंपनी हमें दे देगी, लेकिन हमारे लिए मैटर ये करता है कि हम उसको एक सही प्राइस पर खरीद के रखें। इस वीडियो को मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एजुकेशनल पर्पस से बनाया है, तो इस वीडियो को किसी भी तरीके की टारगेट वाली वीडियो या इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। देखो किसी भी स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना अपनी स्टडी और अपनी एनालिसिस जरूर करनी चाहिए, और तभी आप कुछ सीख भी पाओगे। देखो ये वीडियो अगर कहीं भी किसी भी तरीके से आपको हेल्पफुल लगी है ना डिसीजन लेने में इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वैल्यू एडेड वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी इस चैनल पर। तो जल्दी मिलते हैं एक नए स्टॉक के साथ, एक नई एनालिसिस के साथ। बाय बाय, ठीक है।